Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So today we are going to start our final term preparation for CS 504 for the subjective part. So सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इस तरह की डेफिनेशंस जो हैं वो यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आती नहीं हैं, शॉर्ट में या फिर MCQs में भी थोड़ी हेल्प हो जाती है इस लिहाज से। तो सबसे पहले आपके पास है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, तो हम इसकी हैंडआउट से डेफिनेशन देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अगेंस्ट इट्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमने बेसिकली क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। किस चीज़ के लिए टेस्ट करना है? रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। अच्छा अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? ये कोई रिटर्न रिक्वायरमेंट्स यानी कि कोई डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने अगर कोई रिक्वायरमेंट्स पहले से प्रपोज की हुई हैं तो उनके अगेंस्ट भी हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो यूज़र्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर कोई हैं तो उनके अगेंस्ट अगर हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यूनिट टेस्टिंग क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। अच्छा अब क्वालिटेटिव बेनिफिट्स वो होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी हों, और क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी हों। ठीक है, यानी कि हम उनको इजीली कंप्यूट कर सकें। तो अब सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा क्वालिटेटिव बेनिफिट्स का। तो सबसे पहले है कि असेसमेंट ओरिएंटेड कि जो यूनिट टेस्टिंग होती है वो असेसमेंट ओरिएंटेड होती है। अब यूनिट टेस्टिंग बेसिकली है क्या कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स या यूनिट्स में डिवाइड करें और किसी एक को हम इजीली अगर टेस्ट कर सकें और हम मतलब वैलिडेट कर दें कि हाँ ये सक्सेसफुल है टेस्टिंग, तो फिर हम वो बाकी सारे मॉड्यूल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा अब इसके क्वालिटेटिव बेनिफिट्स में सबसे पहले है कि ये असेसमेंट ओरिएंटेड है। राइटिंग द यूनिट टेस्ट फोर्सेस अस टू डील विद डिज़ाइन इश्यूज लाइक कोहेजन एंड कपलिंग। अब कोहेजन और कपलिंग क्या होती है? ये इंटर मॉड्यूलर और इंट्रा मॉड्यूलर जो है वो बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि अगर हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका एक बेनिफिट ये है कि हम मतलब डिज़ाइन के इश्यूज़ को डील कर रहे होते हैं कोहेजन और कपलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब क्या होता है वी नो व्हाट वर्क्स एट एन अर्ली स्टेज। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, यूनिट टेस्टिंग हम कैरी आउट कर रहे हैं, तो हमने टेस्टिंग जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी डेवलपर है, क्योंकि डेवलपर ही यूनिट टेस्टिंग को कैरी आउट करता है, ये एक MCQ है, तो जो डेवलपर है अगर वो अर्ली स्टेज पे ही मतलब यूनिट टेस्टिंग सक्सेसफुली कैरी आउट कर लेता है तो कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर बाद में रीटेस्ट करना पड़ जाए या और कोई मॉडिफिकेशंस करनी पड़ जाए तो ये ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट है वेयर द टर्म कंप्यूट कैन बी यूज्ड इन मेथड्स। अब टर्म कंप्यूट जो है वो कहाँ पे हम मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं? अच्छा मेथड्स जो हैं इनको हम फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वो यूज़ कब होते हैं? टर्म कंप्यूट। अच्छा अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नेम से पता चल रहा है कि कंप्यूट का क्या मतलब है कि अगर हमने जब कोई चीज़ कंप्यूट करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, इवेलुएट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टर्म कंप्यूट कैन बी यूज्ड इन मेथड्स वेयर समथिंग इज़ कंप्यूटेड। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपने ये टर्म कंप्यूट जो है वो यूज़ कर लेना है। और अगेन मेथड जो है वो फंक्शन को कहते हैं, और ये सिंगल जो एम्प्टी पैरेंथेसिस है ये डिनोट करती है कि हम कोई भी फंक्शन वगैरह कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डॉट ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट को मतलब कॉल करने के लिए या एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे जो है वो कोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल है वैल्यू सेट, और फिर आपने कंप्यूट एवरेज कोई भी मेथड था वो हमने डॉट ऑपरेटर से कॉल कर लिया। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स डॉट कंप्यूट इनवर्स, इसी तरह हम कह सकते हैं रेक्टेंगल डॉट फाइंड एरिया, मतलब इस तरह से जो भी आपने क्लास बनाई होगी और उसका ऑब्जेक्ट, और हमने मतलब इस तरह से फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ई लर्निंग सिस्टम। अब ई लर्निंग सिस्टम कोई भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सिस्टम जैसे अब हमारा LMS है फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमने बताना है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनमें से कौन सी है। अच्छा अब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐप है व्हाट्सएप। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि व्हाट्सएप की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो वो होगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल उसमें नेटवर्क हमारा ठीक रहे, कम्युनिकेशन ठीक से उसके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कोई स्टेटस अपडेट करते हैं तो उसमें हमें लाइक टेक्स्ट स्टेटस अगर हमने अपडेट करना है तो डिफरेंट कलर या टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स की वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल हों। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल हम किसी को मैसेज अगर सेंड करें तो बाद में हम उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकें कि रिसीव कितने लोगों ने कर लिया, कितनों ने नहीं। तो ये कहने का मकसद है कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर उसी व्हाट्सएप की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो ये नॉन फंक्शनल होंगी कि व्हाट्सएप जो है वो लैपटॉप पे मतलब इजीली लैपटॉप के लिए कंपेटेबल है या नहीं है, या वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चल रहा है या आईफोन पे चल रहा है, तो वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब
या अगर दूसरे टर्म्स में गए तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होती हैं, और नॉन फंक्शनल जो है वो उसकी पोर्टेबिलिटी से, उसकी यूजेबिलिटी से, कि वो कितना यूजेबल है, कितना फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, तो वो नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पे आपसे ई लर्निंग सिस्टम का पूछा हुआ है, तो यूज़र फ्रेंडलीनेस जो है वो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल यूज़र फ्रेंडलीनेस है। अगर हम बाकी देखें ऑनलाइन चैटिंग फैसिलिटी, तो जैसे व्हाट्सएप पे हमने कहा कि हम इजीली चैट कर सकें, तो ये फंक्शनल है कि उसका एक फंक्शन है ई लर्निंग सिस्टम का। इसी तरह ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन फैसिलिटी, ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। टाइम टेकन टू डाउनलोड द स्टडी मटेरियल्स, ये भी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो सिर्फ इसमें एक ही आपके पास जो है वो नॉन फंक्शनल है, दैट इज़ ए। अच्छा, अब नेक्स्ट है राइट यूनिट टेस्टिंग प्रिंसिपल। अब यूनिट टेस्टिंग क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहला है कि डेवलपर्स टेस्ट देयर ओन कोड यूनिट्स। डेफिनेटली अगर डेवलपर ने खुद से कोड कुछ जो है वो लिखा है और उसी को उसने टेस्ट करना है, तो ये उसका प्रिंसिपल है कि इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में उस डेवलपर ने अपना ही लिखा हुआ कोड जो है वो खुद से चेक करना है। नेक्स्ट है नॉर्मल एंड बाउंड्री इनपुट्स अगेंस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर टेस्टेड। एक होती है नॉर्मल इनपुट, फॉर एग्जांपल अगर एक एरे है जिसमें हमने 1 से 100 तक या 0 से 99 तक हम मतलब एलिमेंट्स जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो नॉर्मल ये होगा कि हम फॉर एग्जांपल 55th एलिमेंट ऐड कर दें तो क्या होगा, 66 कर दें तो क्या होगा। और बाउंड्री इनपुट्स ये होती हैं कि अगर 0 से पीछे चले जाएं या 100 से ज़्यादा, 100 से नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड करने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो नॉर्मल और बाउंड्री इनपुट्स में ये डिफरेंस है, और यूनिट टेस्टिंग का यही प्रिंसिपल है कि हमने नॉर्मल इनपुट्स को भी चेक ज़रूर करना है और बाउंड्री इनपुट्स को भी करना है, ठीक है। उसके अलावा द यूनिट टेस्टिंग इज़ अ ग्रेट वे टू टेस्ट एन API के API को इजीली हम टेस्ट कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के ज़रिए से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ डू वाइल लूप्स शुड बी अवॉइडेड, एक्सप्लेन वाई। अब डू वाइल लूप्स को जो है वो हमें अपने कोड में मिनिमाइज़ करना चाहिए उसके यूज़ को। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट इज़ दैट द कंस्ट्रक्ट इज सुपरफ्लुअस, कि अगर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं तो डू में पहले आपको कुछ कोड ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वाइल में, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और सुपरफ्लुअस हो जाता है और फिर डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए एक रीज़न ये है कि हमें डू वाइल लूप कम यूज़ करने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि डू वाइल लूप अगर हम किसी कोड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि सिंपल वाइल लूप से भी काम चल जाएगा या फॉर लूप से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डू वाइल लूप जो है हम उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं किससे, किसी सिंगल वाइल लूप से या सिंगल फॉर लूप से। तो इसलिए डू वाइल लूप को के यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए। अच्छा, तो अब क्या होगा कि अगर हम सिंगल वाइल लूप या फॉर लूप यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये कि रीडेबिलिटी। अब डेफिनेटली डू वाइल लूप अगर सुपरफ्लुअस है तो उसको रीड करना और उसको मेंटेन करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाइल लूप और फॉर लूप। तो ये रीज़न हैं जिसकी वजह से हमें इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है गिव 3 इक्विवेलेंट पार्टिशनिंग गाइडलाइंस। अब पार्टिशनिंग गाइडलाइंस, सबसे पहले आपने अपनी इक्विवेलेंस क्लासेस को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है। अब ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, किसी ऑर्डर में लिख दें, कोई टेम्पलेट, कोई जेनेरिक एल्गोरिदम यूज़ कर लें, कोई सीक्वेंस और इस तरह की चीज़ें जो एक दूसरे से डिफ़र कर रही हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट है बाउंड्री कंडीशंस। अगेन हमने बाउंड्री कंडीशंस को चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल एरे होता है उसमें तो 100 एलिमेंट्स हैं, हम कहेंगे 54th एलिमेंट ऐड करना है, 55th, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर एरे की 0th पोजीशन है उससे पीछे अगर हम ऐड करने की कोशिश करें या 100 एलिमेंट्स आ चुके हैं फिर 101 एलिमेंट ऐड करने लगें तो क्या होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस को हमने देखना होता है इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग में, ठीक है। अच्छा, यू शुड नॉट फॉरगेट इनवैलिड इनपुट्स। अब इनवैलिड इनपुट्स को जो है वो भी हमने मतलब फोकस में रखना है। अब इसकी क्या एग्जांपल है कि कोई विजेट्स किसी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे या न्यूमेरिक्स इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो इस तरह से डिफरेंट जो यूज़र इंटरफेसेस हैं उनमें हमने ये ख्याल रखना है कि अगर कोई कीबोर्ड है फॉर एग्जांपल वो सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक्स को अलाउ कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल अलाउ नहीं कर रहा, तो हमने ये देखना है कि कहीं यूज़र जो है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर तो अलाउ नहीं मतलब इनपुट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस केस में फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यूज़र कोई स्पेशल केस, कोई अल्फ़ा बीटा या हैशटैग इस तरह के कोई साइन यूज़ करेगा तो फिर जो है ये गाइडलाइन जो है वायलेट हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। इसमें अगर कोई क्यूरी या एम्बिग्यूटी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।